जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों का सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखने का मामला, इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुआ फुल कोर्ट इजलास और तमाम जजों ने मुत्तफ़िका और मुत्तहिदा फ़ैसला किया कि आइंदा अगर आइंदा मुदाखलत की गई, अगर आइंदा किसी ने हम पर दबाव डाला तो हम मुत्तहिदा और मुत्तफ़िका रद्द अमल देंगे। बात इस पर करनी है कि आज जो जज साहबान इकट्ठे हुए हैं, अगर ये गुज़रे कल इकट्ठे हो जाते, आज जो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने फुल कोर्ट इजलास बुलाया है, अगर ये कल फुल कोर्ट इजलास बुलाकर अपने जजों के साथ खड़े हो जाते तो नौबत यहाँ तक पहुँचती। इस पर भी बात करनी, और इस पर भी बात करनी है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो अपने दफ्तर के अफसरों को, मुलाजमीन को 4 तनख्वाहों का बोनस दिया था और जो 24 अरब की ज़िमनी ग्रांट ली थी, उस पर IMF ने कर दिया एतराज़। अब एक तरफ है IMF नाराज़, जबकि दूसरी तरफ शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि मैं अपना फ़ैसला नहीं बदलूँगा, ये मेरी तौहीन होगी। इस पर भी बात करनी है, और इस पर भी बात करनी है कि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने खुशखबरी सुनाई है कि अब आवाम को टैक्स देना पड़ेंगे, टैक्स दिए बिना गुजारा नहीं। वज़ीर ख़जाना साहब, धोती और बुनियान रह गई आवाम की। क्या अब मईशत दुरुस्तगी के लिए सिर्फ आवाम से टैक्स लेना या आवाम को मज़ीद निचोड़ना या आवाम का खून निकालना ही रह गया है? इस पर भी बात करनी है, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। आपके ज़हनों में होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा था कि हम गैर महफूज हैं, हमारे घर गैर महफूज हैं, हमारे रिश्तेदार और ख़ानदान गैर महफूज हैं, हमारे घरों के बेडरूमों से कैमरे निकल रहे हैं, हमारे रिश्तेदारों को उठाकर टॉर्चर किया जा रहा है, हम पर दबाव डाला जा रहा है, हमें हरास किया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है, मन मर्जी के फैसलों के लिए मुदाखलत की जा रही है। जब ये ख़त पहुंचा सुप्रीम कोर्ट तो चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा काजी ने इस पर बुलाए 2 फुल कोर्ट इजलास, और फिर इन 6 जजों को बुलाया अपने घर और इनको सुना, और फिर एक अजीबो गरीब फ़ैसला किया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बुला लिया, उनसे मुलाकात फरमाई और कहा कि इस मामले की आप इंक्वायरी करें। हालांकि इन 6 जजों के ख़त में एग्जेक्टिव मतलब हुकूमत फरीक थी, मुल्ज़म थी। मामला गया वफाकी काबीना में, शहबाज शरीफ मामले को ले गए वफाकी काबीना में। वफाकी काबीना में जो सुप्रीम कोर्ट ने 2 नाम दिए थे, जस्टिस तसद्दुक जिलानी और जस्टिस नासिरुल मुल्क, दोनों साबिक चीफ जस्टिस, दोनों रिटायर, उनमें से एक जस्टिस तसद्दुक जिलानी पर मुश्तमिल कमीशन का ऐलान हुआ, और फिर जस्टिस तसद्दुक जिलानी ने भी शुक्रिया अदा किया कि मुझ पर सुप्रीम कोर्ट ने एतबार किया, एतमाद किया, पार्लियामेंट ने, हुकूमत ने एतबार किया। मगर जब जस्टिस तसद्दुक जिलानी ने TORs देखे, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, हुकूमत ने जो बनाए थे कि इंक्वायरी करनी कैसी है, जब ये देखे, जब जजेस का ख़त देखा तो उन्होंने माज़रत कर ली। उस शरीफ आदमी ने कहा कि TORs में जो कुछ है, जो कुछ हुकूमत ने मुझे कहा है कि इंक्वायरी ये करनी है, उसका 6 जजों के ख़त से कोई ताल्लुक ही नहीं बनता। जो 6 जजों ने ख़त में इल्ज़ामात लगाए हैं वो TORs में नहीं है। और जब मैंने 6 जजों का ख़त पढ़ा तो वो ख़त में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि हमें गाइडलाइन दें, उसमें इंक्वायरी कमीशन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जब ये मामला हुआ, तसद्दुक जिलानी साहब पीछे हटे, तो फिर चारों ना चार चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा काजी साहब ने इस पर आज खुद नोटिस लिया और फिर 7 रुकनी बेंच अपनी सरबराही में कायम किया, जिसमें से अब जस्टिस याह्या अफरीदी अलहदा हो चुके हैं ये कहकर कि ये मामला आज खुद नोटिस का बनता ही नहीं है। अब वो बेंच टूट चुका है,
उस बेंच की जो समाअत हुई थी उसमें यह भी इशारा दिया गया था कि फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने तमाम हाई कोर्ट्स को कहा है कि वो हमें तजावीज़ दें कि जो इन 6 जजों ने ख़त लिखा है और एक पॉलिसी मांगी है, गाइडलाइन मांगी है कि अगर मामला मुदाखलत का हो, अगर मामला घरों से कैमरा निकलने का हो, अगर मामला रिश्तेदारों को उठाने का हो, अगर मामला फैसले बदलवाने का हो, तो हमें क्या करना चाहिए। उस पर लाहौर हाई कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास हो चुका है, तजावीज़ वहाँ बन रही हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को भेजी जाएंगी। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास हुआ और चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में हुआ, और उस फुल कोर्ट इजलास में तमाम जज मुत्तहिद थे, मुत्तफिक थे, और तमाम जजेस ने यह फैसला किया है कि अगर आइंदा मुदाखलत हुई, अगर आइंदा ऐसा हुआ तो मुत्तफिका और मुत्तहिदा ला रद्द अमल दिया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये फुल कोर्ट इजलास था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही 6 जज साहबान ने ख़त लिखा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टोटल जज साहबान हैं 8। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब के अलावा बाकी 6 जजों ने यह ख़त लिखा था सुप्रीम कोर्ट को। और अब सवाल ये पैदा होता है कि इन 6 जजों ने अपने ख़त में ये लिखा कि हमने 6 बार चीफ जस्टिस आमिर फारूक को की तवज्जो इस तरफ मबजूल कराई थी, 6 बार कहा कि मुदाखलत हो रही है हमारे मामलात में, 6 बार कहा कि हमें हरास किया जा रहा है, 6 बार कहा कि हमारे घरों से बेडरूमों से कैमरे निकल रहे हैं, 6 बार कहा कि हमारे रिश्तेदारों को उठाया जा रहा है। हमने कहा कि फुल कोर्ट इजलास बुलाएं, हमने कहा तौहीन अदालत की कार्रवाई करें, हमने कहा हमें बताएं हमने क्या करना है, हमने कहा कि हमें सुना जाए, हमने कहा कि इस मामले पर हमारी रहनुमाई की जाए। मगर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कुछ ना किया सिवाय इस ज़बानी कलामी तसल्ली के कि मैंने बात कर ली, आइंदा ऐसा नहीं होगा, और फिर आइंदा भी ऐसा होता रहा। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अगर चीफ जस्टिस आमिर फारूक कल अपने जजों के साथ खड़े हो जाते, कल फुल कोर्ट इजलास बुलाते और बुलाकर सारे जजों को कहते कि आइंदा अगर ऐसा कोई मामला आया तो मैं आपके साथ हूँ, मुत्तफिक का रद्द अमल दिया जाएगा, और आइंदा जब कोई मामला आता तो चीफ जस्टिस फुल कोर्ट इजलास बुलाकर उस मुल्ज़म या उस दबाव डालने वाले या उस फैसले को बदलवाने वाले या उस कैमरा लगाने वाले या उस रिश्तेदारों को उठाने वाले को बुलाते और पूछते कि ऐसा क्यों हुआ है, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखने तक ना पहुंचता। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में 2 फुल कोर्ट इजलास बुलाने, तसद्दुक़ जिलानी कमीशन बनाने, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करने, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास बुलाने, 6 जजों को चीफ जस्टिस के घर बुलाने, और फिर 7 रुकनी बेंच बनाने, और फिर इस बेंच के टूटने, और फिर फुल कोर्ट इजलास बुलाने सुप्रीम कोर्ट तक ना पहुंचता। ये ख़त एक्चुअल चार्जशीट था, पहली चार्जशीट था चीफ जस्टिस आमिर फारूक के ख़िलाफ़ कि उनके अपने मतायत जज उनको 6 दफ़ा बता चुके हैं कि ये हो रहा है, लेकिन उन्होंने कोई अमली ऐसा कदम ना उठाया जिसके बाद ऐसा ये होना रुक गया। अब चीफ जस्टिस साहब अपने जजों के साथ खड़े हो गए और कह रहे हैं कि आइंदा मुत्तफिक का रद्द अमल दिया जाएगा। सुबहान अल्लाह, चश्मे बद्दूर। बहरहाल फुल कोर्ट इजलास हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, और अब वो भिजवा रहे हैं तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच टूट चुका है। अब जब 29 अप्रैल को इसकी समाअत होगी तो फिर शायद नया बेंच बने या सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास इस पर बैठे। मामला कहाँ जाएगा आपको बताते रहेंगे। और जब बात सुप्रीम कोर्ट की हो रही है तो ये भी बताता चलूँ कि फ़ाइज़ ईसा काजी की सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसों की तादाद 57,181 हो चुकी है। 57,181 57,181 केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट की तारीख में बुलंद तरीन सतह केसों की, ज़ेर इल्तवा केसों की, पेंडिंग केसों की। चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा काजी साहब भुट्टो साहब के माजी की गलतियां दुरुस्त कर रहे हैं, भुट्टो साहब के ट्रायल सुन रहे हैं, परवेज़ मुशर्रफ की फांसी का ट्रायल सुन रहे हैं, फैज़ाबाद धरने का केस सुन रहे हैं,
मगर सुप्रीम कोर्ट में अंबार लग गया है केसों का। इतने केस कभी भी नहीं थे। फ़ायज़ ईसा काज़ी साहब का दौर जब से शुरू हुआ है और अब तक जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है, क्या कहूँ इस पर। अब बात कर लेते हैं अपने प्यारे चहेते लाडले शहबाज स्पीड वाले, शहबाज गवर्नेंस वाले, कपड़े बेच कर आटा सस्ता करने वाले, मौलाना की फूंकों से मईशत दुरुस्त करवाने वाले और ख़ुद को भिखारी कहने वाले कायदे इनकलाब रहबर कायदे आज़म सानी, पाकिस्तान के इमाम खुमैनी, नवाज शरीफ जो चीन के दौरे पर हैं अपने ज़ाती कारोबार के लिए, उनके छोटे भाई मफामती गुरु शहबाज शरीफ की। शहबाज शरीफ साहब ने एक कारनामा सर अंजाम दिया और वो कारनामा ये था कि मुल्क कर्ज़ों में जकड़ा हुआ है, कौम महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत में जकड़ी हुई है, 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो रही है। अचानक बादशाह सलामत के ज़हन में आया और उन्होंने अपने दफ्तर, प्राइम मिनिस्टर, सेक्रेटेरिएट के अफसरों और मुलाजमीन को 4 तनख्वाहों का एक बोनस दे दिया। IMF सर पे बैठा हुआ है, रुपये रुपये का हिसाब कर रहा है और शहबाज शरीफ साहब अंदर का बादशाह जागा और उन्होंने 4 तनख्वाहों का बोनस दे दिया और 24 अरब की ज़िमनी ग्रांट मांग ली। इस पर IMF नाराज़ हो गया। IMF ने एतराज़ किया है। IMF ने कहा है कि ये क्या कर रहे हैं आप, किस खुशी में 4 तनख्वाहों का बोनस दे रहे हैं, किस खुशी में इजाफी 24 अरब मांग रहे हैं। और आपको ये भी बताता चलूँ कि जो अपने दफ्तर में 4 तनख्वाहों का बोनस दिया शहबाज शरीफ ने, वो बैंकों से 23% सूद पर लिए गए कर्जे से दिया गया। अब आप सोचें, आपकी एक दुकान है, एक मिल है, कोई कारोबार है, आप कर्जे में जकड़े हुए हैं, आप एक एक पाई आप के मोहताज हैं, आपके घर का खर्चा नहीं चल रहा, आपके ख़ानदान जो हैं वो महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी की जद में है और आप जाते हैं बैंकों से 23% सूद पर कर्जा लेते हैं और अपनी दुकान, अपनी मिल या अपने कारोबार के मुलाजमीन में बोनस बांट देते हैं। आपको लोग अक्लमंद कहेंगे। और अगर इस पर जिन लोगों से आपने कर्जा लिया हुआ है वो लोग अगर इतराज़ करें तो फिर हम IMF को या उन लोगों को विलन बना देते हैं कि हाय IMF हमारी मुदाखलत कर रहा है। और फिर इस पर हम माइंड भी कर जाएं और कहें कि मैंने बोनस दे दिया, ज़िमनी ग्रांट ले ली, अब ये मेरी तौहीन होगी, मैं अब वापस लूँगा। इज़्ज़त उनकी होती है जो खुद मुख्तार होते हैं, इज़्ज़त उनकी होती है जो आज़ाद होते हैं, इज़्ज़त उनकी होती है जिन पर कर्जा नहीं होता, इज़्ज़त उनकी होती है जिनकी बाहर की दुनिया में या मुल्क के अंदर इज़्ज़त की जाए। आप साख लेस हुकूमत हैं, आप फार्म 47 की हुकूमत हैं, आपको जाली हुकूमत कहा जा रहा है, आपको मसनूई हुकूमत कहा जा रहा है, आप अक़लीती पार्टी हैं और हुकूमत में हैं। आप ज़ियाउल हक के साथी थे, आपको भुट्टो का तावन लेना पड़ रहा है। आपने ओन चौधरी को वोट दिए हैं जिसको आप इमरान खान का ड्रग सप्लायर कहते थे। आपने जरदारी साहब को वोट दिए हैं जिसको आप कहते थे इसका पेट चीरना है, पेट चीर कर आपने पैसे निकलवाने, उसको सदर बनवाया। आप की ना अंदरून मुल्क ना बैरून मुल्क पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं है। आपका दुश्मन मोदी आप पर जुगतें कस रहा है कि दहशतगर्दी फैलाने वाले, आतंक फैलाने वाले अब आटे की लाइनों में लगे हुए हैं। मोदी साहब खुद बड़े दहशतगर्द हैं, लेकिन ये फिक्रे का दूसरा हिस्सा देखें कि आप आटे की लाइनों में लगे हुए हैं। आप आटे की लाइनों में लगे और आप उठाकर बादशाह सलामत आपने 4 बोनस दे दिए। PIA में बैठे 31 बंदे लेकर आप उम्रे पे तशरीफ़ ले गए और PIA ने जाना था जद्दा, आपने मदीना उतार लिया, वहाँ नफल पड़े, दुआएं मांगी, फिर जद्दा गए। वापस जद्दा से इस्लामाबाद PIA ने आना था, आप लाहौर लेकर चले गए, मुसाफिरों को ज़लील और रुसवा किया और वहाँ से उतरकर फिर आप जब जाली शाही वफ्द उतरा फिर फ़्लाइट आई इस्लामाबाद। आपके बलीगो रहमान ने आपके आज चीमा के लिए ख़त लिख दिया कि इनके बच्चों की फ़ीस माफ़ करें। हमारे बच्चों के लिए तो आप नहीं तड़पे, हमारे बच्चों की फ़ीसों के लिए तो कोई नोटिफिकेशन नहीं। आज चीमा के बच्चों के लिए क्यों है? आपने आटे की थैलों पर नवाज शरीफ की तस्वीर छाप दी। खैर से IMF नाराज़ है और वो बंदा और वो मुल्क जिसकी कोई कहीं इज्जत नहीं, उस मुल्क के वज़ीर आज़म ने कहा कि ये मेरी तौहीन है कि मैं अपना फ़ैसला बदलूँ।
आगे आगे देखिए होता है क्या। अगले मौजू पे आते हैं और वो मौजू है, इसी से रिलेटेड है, इसी शहबाज शरीफ हुकूमत के वज़ीर ख़जाना जो इस वजह से लाए गए थे इसहाक डार साहब को हटा करके अब वो मईशत दुरुस्त करेंगे। वो फरमा रहे हैं कि अवाम को टैक्स देना पड़ेंगे, अब टैक्सों के बगैर दिए बगैर गुजारा नहीं। हम सोच रहे थे कि औरंगज़ेब साहब खड़े होंगे और बताएंगे कि हमने हुकूमती खर्चे कम कर दिए। औरंगज़ेब साहब खड़े होकर बताएंगे कि हमने करप्शन को कमी पर लाने का मंसूबा बना लिया है। औरंगज़ेब साहब बताएंगे कि हम हुकूमती चोरियां, हुकूमती डाकों पर नज़र रखे हुए हैं और इस पर आपको अच्छी खबर मिलेगी। औरंगज़ेब साहब बताएंगे कि हमने बैड गवर्नेंस और मिसमैनेजमेंट पर काबू पाने के लिए प्लान पर काम शुरू कर दिया। औरंगज़ेब साहब, हम समझ रहे थे कि औरंगज़ेब साहब हमें बताएंगे कि हमने खसारा ज़दा इदारों से जान छुड़ाने का फ़ैसला कर लिया है। 200 खसारा ज़दा इदारे हैं, रेलवे, PIA, स्टील मिल। कभी ये सोना उगलते थे ये इदारे, ये लोग आए, पिछले 40-45 सालों में मुल्क का भी भट्ठा बैठ गया और अवाम का भी। हम सोच रहे थे कि औरंगज़ेब साहब हमें बताएंगे कि हमने मुआशी इस्लाहत करने का फ़ैसला कर लिया है, हमने कर्ज़ों से मुल्क को निकालने का फ़ैसला कर लिया है, हमने महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत दूर करने का फ़ैसला कर लिया है, हम आवाम के ज़राए आमदन बढ़ाने का हमने फ़ैसला कर लिया है और आवाम की बेहतरी के फ़ैसले कर लिए। औरंगज़ेब साहब कह रहे हैं आवाम टैक्स देंगे। हम सोच रहे थे कि औरंगज़ेब साहब कहेंगे कि हमने इलीट क्लास को, तबका अशराफिया को, बड़े मगरमच्छों को टैक्स नेट में लाने का फ़ैसला कर लिया। इसमें कोई शक नहीं, अक़लियत को निकाल कर ये मुल्क बदउनवानों का है, करप्टों का है, 2 नंबरों का है, चतर चलाकियों वालों का है, ज़ख़ीरा अंदोज़ों का है, फ्रॉड करने वालों का है, टैक्स ना देने वालों का है। लेकिन यार औरंगज़ेब साहब, आवाम तो 36 किस्म के टैक्स पहले ही दे रही है। मैं मोबाइल लूँ टैक्स, उस पर जो मेरा बिल दूँ उस पर टैक्स, इजी लोड करवाऊँ उस पर टैक्स, मैं कहीं खाना खाने जाऊँ उस पर टैक्स, मैं पेट्रोल खरीदूँ उस पर टैक्स, मैं बिजली का बिल दूँ उस पर 13 टैक्स, मैं गैस का बिल दूँ उस पर 7 टैक्स, मैं PTV देखूँ ना देखूँ मुझे PTV टैक्स देना पड़ रहा है, मैं रेडियो पाकिस्तान सुनूँ ना सुनूँ मुझे रेडियो पाकिस्तान का टैक्स देना पड़ रहा है, मैं हुकूमत ना मुझे अच्छा अस्पताल दे रही है, ना अच्छा स्कूल दे रही है, ना जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ दे रही है, ना सिक्योरिटी दे रही है, ना मुझे कोई इज्जत और शनाख्त दे रही है, मुझे कदम कदम पर छित्तर पड़ रहे हैं और मैं कदम कदम पर टैक्स दे रहा हूँ। मुझसे और क्या लेना है? मेरी तो एक बुनियान और एक धोती रहेगी, कहीं बुनियान है तो धोती नहीं, कहीं धोती है तो बुनियान नहीं। मैं तो अपने घर के खर्चे नहीं चला पा रहा, आवाम तो अपने घर के 25 करोड़ रुल गए हैं, उन्होंने और क्या टैक्स देना है? कितने और निचोड़ेंगे इनको? टैक्स उनसे लें, बड़ों से, जो टैक्स नहीं देते, और जो आपके इर्द गिर्द चोरों डाकुओं के नुमाइंदे बैठे हैं उन पर नज़र करें, खसारा ज़दा इदारों को ख़त्म करें, उनको निजकारी करें, अपनी चोरियां डाके ख़त्म करें, अपनी करप्शन ख़त्म करें, तबका अशराफिया, बड़े मगरमच्छों को टैक्स नेट में लाएं, कर्ज़ों का कुछ सोचें। आप फिर एक वही पुरानी रटी रटाई बातें, अवाम टैक्स दे, अवाम और कितना टैक्स दे? 36 टैक्स हैं। सड़क पर चढ़ूं टैक्स, टूल प्लाजा टैक्स, मोटरवे टैक्स। 120 रुपए मोटरवे की फीस होती थी, 1100 आप देते हैं इस्लामाबाद से लाहौर, वो भी टैक्स। और इसके अलावा क्या है? दूध लूं टैक्स, बच्चों की फीस पे टैक्स, अस्पताल में टैक्स, दवाइयों पे टैक्स, और कितने टैक्स दूं मैं? जहां टैक्स लेने हैं, जो देने वाले टैक्स हैं वो देते नहीं और आप उनकी तरफ नजर नहीं करते। आप तो बैंकर हैं और आप बैंकर होकर ये कह रहे हैं कि अवाम टैक्स नहीं देंगे, तो अब अवाम टैक्स दिए बगैर गुजारा नहीं। और कितने टैक्स हमसे लेने हैं? अशराफिया से टैक्स लें और वो काम करें जिससे इस मुल्क की मईशत बेहतर होगी। ये रटी रटाई बातें हैं। हमसे और कितने टैक्स लेने हैं, हमने और कितने टैक्स दे पाएंगे? हम तो और फिर हमें दिया क्या है जिसके बदले में हमसे टैक्स ले रहे हैं? अच्छी सड़क, अच्छा अस्पताल, अच्छा स्कूल, जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, हमारी ज़हनी परेशानियां दूर करने का कोई नुस्खा। खुदा का खौफ करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।